डायरेक्शन में और ये फोर्स आ जाएगा kx। माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि डायरेक्शन मैंने दिखा दी बेटा। जब ये स्प्रिंग इधर खींचेगा तो फोर्स अपोजिट लगेगा, ठीक। अच्छा, अब सोचिए फ्रिक्शन किधर लगेगा। अगर स्मूथ होता तो स्प्रिंग इसे खींच ले जाता, तो ये लगा आपका फ्रिक्शन। और फोर्स के बारे में पूछा गया है मैक्सिमम स्ट्रेच, दैट मींस ये अपनी लिमिटिंग पोजीशन पे पहुंच चुका है। ये समझ में आ गया। अच्छा, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होगा कितना, एन। एन कितना होगा इस पर्टिकुलर केस में, एम जी, है ना, ठीक है। तो अब यहां पे वैल्यू रखते हैं 0.2 इंटू 10, ये कितना आ गया बेटा, 20 न्यूटन आ गया। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स 20 न्यूटन है। जब आपका स्प्रिंग फोर्स 20 न्यूटन होगा तो क्रिटिकल स्टेज आ जाएगी। तो यहां आ गया kx इज इक्वल टू एफ आर, या आप लिख सकते हैं k शायद आपको दिया हुआ था 100 न्यूटन पर मीटर, ऐसा था, ओके। तो 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20। यहां पे x की वैल्यू आ गई 20/100 मीटर, या आप इसे कह सकते हैं 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, ओके। हाँ, नोट करना चाहे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्योरली आपके ऊपर है, आप जो करना चाहें। ओके, एक कोई और मैसेज मेरे पास आया हुआ था। अच्छा, स्यूडो फोर्स, ओके। ये नोट हो गया सबका। पूछा था क्वेश्चन, अंकुश पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था, सत्यम, ओके फाइन। अब बेटा बात आई स्यूडो। हाँ जी, स्यूडो। स्यूडो मीन्स इमेजिनरी, या फॉल्स भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन आपको याद हो, हमने क्या किया था, लिफ्ट वाला किया था। लिफ्ट में एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ये एम फोर्स है और ये लिफ्ट एक्स हो रही है, लेट्स से इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब एक पर्सन है जो यहां पहुंच गया बेटा अंदर, ठीक है। ये जो पर्सन है ये क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, दैट मींस ये कैसा हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये कितनों को समझ में आया बेटा। एक बंदा है, वो ग्राउंड से देख रहा है, ग्राउंड पे वो रेस्ट पे एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, तो ये तो इनर्शियल फ्रेम हो गया, ठीक है। हाँ, ऐसा फ्रेम या ऐसा पर्सन या ऐसा ऑब्जर्वर जो एक्सेलरेट होके आपको किसी मोशन को देख रहा हो, तो उसका जो फ्रेम होगा उसे क्या कहेंगे, नॉन इनर्शियल। और अगर वो रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी से है, एक्सेलरेशन 0 है, तो उसको कहेंगे इनर्शियल फ्रेम, ठीक। अब इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, इसको मिस्टर ए कह लेते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ए जरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। पहला फोर्स mg
और दूसरा फोर्स आपका हो गया बेटा नॉर्मल। ये सबको समझ में आ रहा है? और इसका एक्सेलरेशन हो गया 0। क्लियर? हाँ, यहां पे अगर आपने न्यूटन्स लॉ लगा दिए तो N इज इक्वल टू mg आ जाएगा, जो गलत हो जाएगा, बिकॉज न्यूटन्स लॉज आर वैलिड इन इनिशियल फ्रेम्स ओनली। ठीक है बेटा? केवल इनर्शियल फ्रेम में ही न्यूटन्स लॉ वैलिड होंगे। अब जरा देखते हैं, नॉर्मल लग चुका है, mg लग चुका है, तो न्यूटन्स लॉ वैलिड कराने के लिए आप क्या करते हैं? फोर्स m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। समझना बेटा, जिस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं उसका मास और एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम विद अ माइनस साइन, ये आपका होता है स्यूडो फोर्स। लैंग्वेज में बड़ा अजीब सा लगता है, सिंपल सी चीज ये है कि जिधर एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट एक फोर्स दीजिए ma, और इसी को आप कहते हैं स्यूडो फोर्स। ठीक है? हाँ, अब न्यूटन्स लॉ वैलिड हो जाएंगे, क्योंकि आपने क्या किया, देखिएगा आपने क्या किया, मैं आपको समझाऊं। ये बेटा आपने ए लगा दिया, आपने एक ऐसा फ्रेम ले लिया जिसमें आपने ये ए लगा दिया है, तो इस फ्रेम एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0 हो गया। हाँ या ना? अब ये इनर्शियल बन गया भाई। इनर्शियल नॉन इनर्शियल क्यों था? क्योंकि ये वाला एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन ऐड कर दिया, आपने कहा सर ये नॉन इनर्शियल से इनर्शियल फ्रेम बन गया, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0 हो गया। तो अब भाई ये एक्सेलरेशन तो हर बॉडी पे करना पड़ेगा, तो आपने क्या किया? यहां पे भी अप्लाई कर दिया, ये फोर्स ऐड कर दिया। अब अगर आप देखेंगे नॉर्मल कितना आ गया? mg प्लस ma। तो यहां से आपका नॉर्मल आ गया mg प्लस a। और अगर आप इनर्शियल फ्रेम से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, अकॉर्डिंग देखिएगा तो क्या बनेगा? ये कहेंगे एक फोर्स mg, एक फोर्स नॉर्मल, साथ में एक्सेलरेशन अपवर्ड, क्योंकि इनको तो दिख रहा है ना बॉडी ऊपर जाते हैं। तो अब आपकी इक्वेशन बनेगी n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। यहां आपका नॉर्मल आ जाएगा m g प्लस ए। तो ये है स्यूडो फोर्स की कहानी। हाँ जी, कितनों को समझ में आ गई? ठीक है, बट हाँ, स्यूडो फोर्स कुछ क्वेश्चंस को बड़े आराम से सॉल्व करता है, लेकिन हमें दोनों ही मेथड आने चाहिए। ठीक है ना? तो ग्राउंड से भी देख के बना सके, इनर्शियल फ्रेम से, नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी बना सकें। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन हमने और किया था, ट्रॉली वाला क्वेश्चन था। याद आया? इस पे एक पेंडुलम था, मास m था, और आपको पता है ये कुछ ऐसे करके हैंग करके होगा। अब एक पर्सन यहां ले लेते हैं और एक ले लेते हैं ग्राउंड पे। इनको कहते हैं ए, इनको कहते हैं बी। ठीक है? बस फर्क जो होता है बेटा वो एफबीडी में होता है। एफबीडी
अकॉर्डिंग टू ए को क्या दिखेगा फ्री बॉडी डायग्राम, ये सोचिए। हाँ जी, पहला फोर्स mg तो दिखेगा ही, मास है तो वेट है। दूसरा फोर्स ये कहेंगे ऐसे टेंशन लग रहा है, बिल्कुल सही बात है, बस दो फोर्स लगेंगे और साथ में ये कहेंगे कि ये एक्सेलरेट हो रहा है इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से, और इसका मास है m। ठीक, और सपोज ये एंगल आ गया थीटा, तो ए के अकॉर्डिंग दो इक्वेशन बनेंगी, क्या बनेंगी? टी को ब्रेक करेंगे, एक इधर एक इधर, ये एंगल थीटा है बेटा, तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी एंड टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए। ये हमने क्वेश्चन पहले किया हुआ है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, सीधे सीधे मैंने लिख दिया। ठीक है, अब जरा बात करते हैं किनकी, ये जो बी है, अकॉर्डिंग टू बी, फ्री बॉडी डायग्राम अकॉर्डिंग टू बी, बी क्या देखेगा? बी कहेगा भाई ये का एक फोर्स लगा है mg, दूसरा लगा है टेंशन, एक्सेलरेशन है 0। क्यों? क्योंकि ए का एक्सेलरेशन भी तो उतना ही है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये हो गए आपके नॉन इनर्शियल, तो आपको एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। आप चाहें तो इसको लिख दीजिए, ये रहा स्यूडो फोर्स आपका। समझ में आया? अब देखिए, आप इस टेंशन को ब्रेक कीजिए तो इधर आपका बनेगा क्या, टी कॉस थीटा, और इधर आपका आ जाएगा टी साइन थीटा। अब अगर आप देखेंगे तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी एंड टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए। देखिए इक्वेशन दोनों वही बनी जो आपकी एक्सेलरेटिंग कंडीशन में बनी थी इनर्शिया से। तो जैसे ही आप स्यूडो फोर्स लगा देंगे, आपकी इक्वेशन बिल्कुल इक्विवेलेंट हो जाएगी, चाहे आप इनर्शियल से देखें चाहे नॉन इनर्शियल से देखें। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या देना है कि हमारा फ्रेम इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है। अगर वो नॉन इनर्शियल है तो उसमें एक स्यूडो फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम में और लगा देंगे, एंड दैट स्यूडो फोर्स इज मास ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, एक्सेलरेशन किसका? फ्रेम का, जो माइनस करके अप्लाई कर देंगे। हाँ, अब किसी को डाउट हो बेटा तो पूछिए। यस, आकाश क्लियर है, कर्ष, सजल, चलिए बढ़िया है। तो स्टार्ट करते बेटा सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो नाम से ही क्लियर है, सर्कुलर मोशन। तो जब भी आपका पार्टिकल एक सर्कल में मूव करेगा, ओके, तो लिख लीजिए डेफिनेशन, सर्कुलर मोशन is a motion in which a particle
moves around a fixed point such that the distance from that point remains constant. ओके तो ये बेटा हमारे पास एक सर्कल है और इसमें हम ये हमारा सेंटर, यहां पर हमारे पास एक पार्टिकल है, आई एम कॉलिंग इट पी। तो एक पॉइंट पी, कुछ डिस्टेंस सी, और ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहना है। इसको आप अभी कह लीजिए रेडियस आर, भी कह सकते हैं, स्मॉल भी कह सकते हैं, आप जो कहना चाहें। अच्छा, अब इसको जरा मूव कराना शुरू करते हैं। तो थोड़ी देर के बाद ये कहां पहुंच जाएगा देख लेते हैं, मैं आपको हाइलाइटर से दिखा रहा हूं। लेट से ये मूव किया और ये यहां पहुंच गया, चलना सर्कल पे ही है, किसी और रास्ते से नहीं जाना है, ठीक है। ये ब्लैक कलर का जो है इसी पे मूव करना है। नाउ आफ्टर सम टाइम द पॉइंट इज हियर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप मुझे कि इसमें क्या चेंज आया, हाँ, इसको P0 कह लेते हैं, इसको P1 कह लेते हैं, ठीक है। P0 इसलिए लिखा क्योंकि ये T इज इक्वल टू 0 जब हमारा ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुआ, और ये T इज इक्वल टू T1 टाइम पर यहां पहुंचा है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि चेंज बताइए, तो आपके अलग अलग मेथड हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही, कुछ लोग कह रहे हैं सर ये P0 से तक मूव किया वाया दैट आर्क, तो आपने कहा सर ये एस डिस्टेंस मूव कर गया, ये वाला डिस्टेंस जो है दैट इज आर्क लेंथ। मैं यहां पे लिखते भी चल रहा हूं, आप भी नोट कर लीजिए, आर्क लेंथ इज एस। इज इट क्लियर? ओके। अच्छा, किसी ने कहा नहीं नहीं सर हम तो बात करेंगे किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि हमने तो डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ लिया पिछले चैप्टर में। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसे मैं वेक्टर एस से दिखा रहा हूं। तो आपने डिस्प्लेसमेंट दे दिया, डायरेक्शन वगैरह सारी मेंशन करनी पड़ेंगी, बट आप इस फॉर्म में भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये मेथड हमने सीख लिया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले। अब देखिए एक टर्म और है, आपने अगर कहा कि सर ये इनिशियल पोजीशन से एंगल थीटा मूव कर चुका है, ये भी तो कह सकते हैं, आप उसे एंगुलर टर्म में एक्सप्लेन, क्लियर। तो जब आप इसे एंगुलर टर्म में डिस्प्लेस करेंगे तो आप इसे कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये आपका थीटा, ठीक है। तो एंगल P1C P0, हाँ अगर मैथ्स के टर्म्स में आप लिखना चाहें तो एंगल P1C P0 इज एंगल थीटा एंड दैट इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है तो पूछ लीजिए बेटा। किसी भी तरह का कोई डाउट आपको है तो आप पूछ लीजिए। मैंने सिर्फ आपसे ये कहा कि 3 मेथड हैं, आपको 2 मेथड हम काइनेमेटिक्स में पढ़ चुके। हमने कहा भाई ये 10 मीटर चल गया सर्कुलर पाथ पे, वो हमने एस से दिखा दिया। फिर आपने कहा सर इसका डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया, जो भी लेंथ आएगी आप ग्रीन वाली लाइन को मेजर कर लेंगे, एंगल भी मेजर कर लेंगे, कहेंगे सर इतने डिग्री पे ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, फाइन नो प्रॉब्लम। It's up to you to explain it in or express it in terms of I cap and J cap, no problem, वो भी कर सकते हैं।
क्लियर? अब एक मेथड नया आ गया जिसमें आपने इसे किसके टर्म्स में डिफाइन किया है? इन टर्म्स ऑफ एंगल। ठीक है, तो इसको आप कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, हाँ जी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का रिलेशन था, बस वैसे ही इसमें द ओनली डिफरेंस इज कि यहां पे क्या टर्म यूज होगा? हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is known as angular velocity. इसको बेटा डिनोट करते हैं ओमेगा से। द सिंबल इज ओमेगा। ओके, अच्छा, अब यहीं पर SI, तो SI यूनिट की जब आप बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो ये हमने पहले पढ़ा था, एंगल की यूनिट हमारी क्या थी बेटा? रेडियन। सारी चीजें हम पढ़ चुके, सिर्फ हमें रिलेट करना है। अब ये सब हम बेसिक मैथ्स में पढ़ चुके हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट रेडियन, और जल्दी से बता दीजिए एंगुलर वेलोसिटी की क्या होगी? यस, SI यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियन पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा, कोई और लिया डिग्री में मत कर दीजिएगा, ठीक है? वो ऐसा यूनिट नहीं है, यूनिट तो है, कोई और यूनिट है किसी और सिस्टम में। अब बेटा यहीं पर दो टर्म, जैसे काइनेमेटिक्स में हमने वेलोसिटी के लिए पढ़े थे, एक आता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। बिल्कुल सही बात। ये सीधे सीधे आपका हो गया ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। इंस्टेंटेनियस हमने पढ़ा था, डी बाई डी टी कर देते, ठीक है? दूसरा आएगा एवरेज, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ये आपका हो जाएगा बेटा चेंज इन एंगल ओवर टाइम इंटरवल। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज चेंज इन एंगल। लेट से π/2 से पाई हो गया एंगल, तो डिफरेंस आया π/2 रेडियन का, और सपोज इसमें 15 मिनट्स लगे तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, तो π/2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 60। हाँ, अभी क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी। अभी तो मैंने सिर्फ आपको इसलिए वर्बली समझा दिया कि आप कैसे उसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट टर्म एंगुलर वेलोसिटी हो गया, तो अब क्या आएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा भाई। तो यहां लिख लेते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। पहले डेफिनेशन पढ़ लें, फिर सबको रिलेट करेंगे लीनियर के साथ। एंगुलर एक्सेलरेशन and it is defined as rate of change of angular velocity। तो वही जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हम पढ़ रहे थे, बस एंगुलर टर्म आता चल रहा है, ठीक है?
तो अल्फा जब बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका डी ओमेगा बाय डी। क्लियर? ये आपका है इंस्टेंटेनियस। ठीक है जी, ओके। अब अगर आप यूनिट देखेंगे तो क्या आ जाएगी? रेडियन पर स्क्वायर। रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे भाई एवरेज, तो एवरेज अल्फा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय T2 माइनस T1। बिल्कुल वैसे ही जैसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में किया था। ठीक है जी। हाँ, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर और इनको रिलेट करें। एंगुलर वेलोसिटी को लीनियर वेलोसिटी के साथ कैसे रिलेशन आएगा? हो गया बेटा नोट? ओके। अच्छा, मैं ना यहां से जरा बेटा ये कॉपी कर लेता हूं, तो वहां थोड़ा बनाना हमारे लिए इजी हो जाएगा। यही चीज हमें जरूरत पड़ेगी, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ओके। अब बेटा लिखिएगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। सपोज ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है। पार्टिकल भाई या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन होगी आउटवर्ड्स। ठीक। हाँ, यहां पर एक टर्म आता है बेटा, एक्सियल डायरेक्शन होती है, ये एक्सियल वेक्टर है। एक्सिस पता है ना, एक्सिस? हाँ, एक परपेंडिकुलर ऐसे करके आप लेंगे ना, ये एक्सिस हो जाएगी बेटा। बाहर नहीं लेना, ये तो रेडियस वाली डायरेक्शन में नहीं है। हाँ, ये 3D में है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप ये समझ लीजिए कि सी से आपकी ओर, कॉपी में बाहर की ओर निकल रहा है स्क्रीन से। करके आ रहा होगा। अगर मैं सर घुमा दूं तो ये मेरी डायरेक्शन होगी।
ये आपकी ओमेगा की डायरेक्शन हो, ठीक है, जिसमें घूम रहा है उसके परपेंडिकुलर। तो चाहे तो लिख लीजिए परपेंडिकुलर टू प्लेन in which it is performing circular motion। इट मतलब पार्टिकल के लिए बात हो रही है, ठीक है बेटा। और अगर क्लॉकवाइज हुआ तो क्लॉक फेस रूल पढ़े थे ना, जैसे क्लॉकवाइज हुआ तो इनवर्ड्स, बिल्कुल वही है बेटा, आपने मैग्नेटिज्म में पढ़े थे। बट ये हर जगह जहां भी रोटेशन हो रहा हो, चीजें घूम रही होंगी, वहां पर ये वैलिड है। तो ये एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई। कोई डाउट? यस मयंक, क्लियर है? ऋषि, शिवम, ओके। अब बेटा जरा सी रिलेशन देखते हैं, वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड किसके साथ रिलेशन आएगा। तो अब देखिए, आपने डिफाइन किया था एंगल को। एंगल कैसे डिफाइन था? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है। तो यहां पर थीटा को क्या लिख सकता हूं बेटा? एस। ध्यान रखिएगा, एस क्या है मेरा? डिस्टेंस है। आर्क लेंथ डिस्टेंस अपॉन रेडियस, ये ध्यान रखें। तो यहां से मैं कह सकता हूं एस मेरा आ गया आर थीटा। ये एक इंपॉर्टेंट एस जो है, प्लीज बार बार ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है एस। ये तो फर्स्ट रिलेशन आ गया। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ जी, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। ds dt is equal to d by dt of r theta। क्लियर? अब जल्दी से मुझे बताइए कि ds by dt क्या है? ds by dt, जल्दीबाजी मत कर, मत बोलना। हाँ, जल्दीबाजी में यही गलती हो जाती है बेटा। एस जो है वो डिस्टेंस है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस दैट इज एक्चुअली स्पीड। समझ में आया? स्पीड v इज इक्वल टू, अब r कांस्टेंट है, r क्या? डी थीटा बाय डी टी। क्लियर? तो यहां पे आप लिखेंगे v इज इक्वल आर ओमेगा। ये आपका सेकंड रिलेशन आया। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, बहुत यूज में आएगा, नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो एक्चुअली ये जो v है ना बेटा, या हम इसे स्पीड, या हम इसे कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी। डायरेक्शन हटा दीजिए,
तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, स्पीड हो जाएगी। ओके, अच्छा अब जरा सी इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। सेकेंड इक्वेशन डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट सेकेंड इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बहुत ध्यान से, तो ये आएगा डीवी बाई डी टी। बट प्लीज वी क्या है? हाँ वी स्पीड है, इसको कुछ और मत समझ लेना। ये आपका आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ आर ओमेगा। क्लियर? अब डीवी बाई डी टी इज ए टी, ये आपका था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अगर आपको याद हो तो, जो आपका मैग्नीट्यूड चेंज था, डायरेक्शन नहीं। तो ये है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। AT इज इक्वल टू आर डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा। एक रिलेशन और आ गया, AT इज इक्वल टू आर अल्फा। ये थर्ड रिलेशन। हाँ जी, इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ो। हो गया? अब बेटा आपने ये चीज भी 9th में पढ़ी थी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो जरा से इसको समझ लेते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक तो सर्कुलर मोशन हो ही रहा है, ये यूनिफॉर्म टर्म आता है कांस्टेंट स्पीड के लिए। ठीक, तो लिख लीजिएगा, इफ अ पार्टिकल is moving in a circular path with constant speed, ठीक है? तो अगर आपकी कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसको कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब जरा सी समझिएगा, ये हमारा सर्कल, ठीक है, ये हमारा पार्टिकल किसी भी टाइम टी पर ले लिया आपने। हाँ बेटा, ये इधर जब जा रहा था तो इसकी स्पीड लेट से u थी, यहां पहुंचा तब भी इसकी स्पीड u होगी, यहां पहुंचेगा तब भी स्पीड u होगी। क्लियर है? और इसका रेडियस आपको गिवन है लेट से r। ठीक है, तो एक कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। एक चीज, पहली बात हो गई किसकी? स्पीड की। स्पीड क्या हो गई बेटा आपकी? कांस्टेंट। सेकंड टर्म है वेलोसिटी। हाँ जी, क्या लगता है? वेलोसिटी, इसको 0.1 कह लीजिए, इसको 0.2 कह लीजिए। तो 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पे पहुंचा तो वेलोसिटी है या चेंज हो गई? हाँ बोलिए बोलिए।
वेलोसिटी चेंज हो गई क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई है ना। हाँ, वेरिएबल है, तो वेलोसिटी इज चेंजिंग एवरी मोमेंट। वेलोसिटी हर मोमेंट चेंज, ठीक है, बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। ये समझ में आया? अच्छा जी, अब थर्ड पॉइंट है, स्पीड भी हमने देख लिया। अब बेटा स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अभी ऊपर आपको बताया था, एटी जिसे आप कहते हैं, चाहे तो लिख लीजिए, ये बेटा आपका 0 हो जाएगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0, बिकॉज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करता है, क्या बताया आपको? स्पीड को चेंज करता है, और स्पीड चेंज नहीं हो गई, ठीक है। इसके बाद एक टर्म आता है नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल ऐसा एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जी, इसे दूसरा नाम भी देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये an जो है ये यहां पर होगा, दैट इज नॉन जीरो। क्यों होगा? बिकॉज आपकी डायरेक्शन को कौन चेंज कर रहा है? नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक है। आप चाहें तो इसकी वैल्यू लिख लीजिए, इसकी वैल्यू आएगी u स्क्वायर बाय आर, या v स्क्वायर बाय आर, जो भी आप कहना चाहें, और v स्क्वायर आर। ठीक है, ये जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है इसको आगे डिटेल में पढ़ना है बेटा। एक्चुअल में सर्कुलर मोशन में यही सारी कहानी है। पहले तो इसको लिख लीजिए, ये आपका होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो आपकी डायरेक्शन को चेंज करता है। अभी डिटेल में पढ़ेंगे इसको, डोंट वरी अबाउट इट। इसके बाद एक टर्म आएगा बेटा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड दैट इज टी, कैपिटल टी। अब टाइम कितना लगेगा? तो टाइम पीरियड होता है अपने पाथ को जितने टाइम के बाद रिपीट करता है, मिनिमम टाइम आफ्टर विच इट रिपीट्स इट्स पाथ। ये 9th में पढ़ा था। तो ये क्या होता है बेटा? 2 पाई आर अपॉन वी, सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय उसकी स्पीड। ये समझ में आया? वी लिखे या यू लिखे, बात एक ही है, क्योंकि यहां कांस्टेंट है। मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं बेटा, इक्वल टू यू, ये नोट कर लीजिए। तो कहीं पर हम वी यूज कर रहे हैं, कहीं यू यूज कर रहे हैं, बिकॉज दोनों सेम है। अच्छा, अब देखिए वी बाय आर क्या है? ओमेगा था वी बाय आर। हाँ, उस पर अभी आ रहा हूं। क्लियर? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें मिला, टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा, या हम कह सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड। हाँ, इस पे अभी न्यूमेरिकल भी करेंगे थोड़ी देर के बाद, डोंट वरी। ठीक है, तो ये ओमेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी है। अच्छा, अब जरा आप मुझे बताएंगे, हाँ, 1/t इज फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो ये देखिए, वही बता रहा था आपको। आपको ये क्या लिख सकते हैं? ओमेगा इज 2 पाई इंटू 1/t, और 1/t आपको पता होता है फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई एफ।
ठीक है, तो यहां पे एक नया आ गया, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। या कई बार इसका नाम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी लिखती है बुक्स। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अभी बता रहा हूं बेटा, एफ जो है दैट इज फ्रीक्वेंसी। क्लियर? नोट कीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। नोट कर लीजिए। तो हमने सर्कुलर मोशन पे, कौन से, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किस किस की बात की? स्पीड की बात की, वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी चेंज हो रही है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है। नॉर्मल एक्सेलरेशन नॉन जीरो है बिकॉज डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। टाइम 2π/t है। ठीक है, टाइम पीरियड 2π/ω है और ओमेगा 2π टाइम पीरियड आ गया। ये एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। दूसरा फॉर्मूला यहां से आपको मिलेगा बेटा, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, ये भी इंपॉर्टेंट है। हो गया नोट। चलिए, अब बेटा अगर हम बात करें ओमेगा क्या होगी, कांस्टेंट या वेरिएबल? ओमेगा में दो चीजें, एक मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन। तो ओमेगा का फॉर्मूला था बेटा V/R। स्पीड कांस्टेंट है, हाँ जी। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हर पोजीशन पे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। हाँ सजल, कहां से? ओमेगा से 7th पॉइंट रिपीट कर रहा हूं। हाँ 7th पॉइंट रिपीट कर रहा हूं बेटा। अब बेटा ये जब आप ओमेगा देख रहे हो तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या है? V/R। यही तो हमने कहा था, V इज इक्वल टू R ओमेगा, कहा था ना आपसे। देखिए ऊपर, अभी ये फॉर्मूले याद नहीं हुए होंगे बट ऊपर देख लीजिए, आपको ये फॉर्मूला लिखाया हो। अब बेटा स्पीड कांस्टेंट और रेडियस कांस्टेंट, अभी क्या आ गया आपका? कांस्टेंट आ गया। ये समझ में आया? तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड तो आपने निकाल लिया। अब जरा देखिए इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी।
तो आपकी ओमेगा किस पोजीशन पे चले जाए, डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। इसका मतलब ये भी क्या हो गई, कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ कांस्टेंट इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नोट कर लीजिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। डायरेक्शन किसका चेंज हो रहा है बेटा, वेलोसिटी का चेंज हो रहा है। एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन तो एक्सियल है और वो फिक्स्ड है। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। हाँ जी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आर कांस्टेंट। ठीक है जी। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, पहले एंगुलर वेलोसिटी समझते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है। पहला एग्जांपल लिखिएगा, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड आर्म ऑफ वॉच। ठीक है, ये आपकी घड़ी हो गई, इस घड़ी में सेकंड की वॉच है। ठीक है, ये यहां से घूमी 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 और एक राउंड लगाने में कितना डिग्री घूम गई, 2 पाई। ये समझ में आया सबको, थीटा हो गया 2 पाई। एंगल जो रोटेट किया एक कंप्लीट राउंड में, 2 पाई इन 1 कंप्लीट राउंड। एक चक्कर में 2 पाई घूम गई है। अच्छा, कितना टाइम लगता है आर्म को यहां से यहां तक आने में, सेकंड वाली आर्म को कितना टाइम लगता है, वो है इसका टाइम पीरियड। बता दीजिए भाई। हाँ, तो बेटा ये 60 सेकंड, 1 मिनट के बाद फिर वापस आ जाती है ना। हाँ, टिकटॉक टिकटॉक चलेगी, एक एक सेकंड इस तरह से। 5, 15 यहाँ पे आएगा, 30 यहाँ पे आएगा, 45 और 60। तो अब जब कहेंगे ओमेगा ऑफ सेकंड आर्म, ये कितनी होगी, 2 पाई बाय 60 रेडियन पर सेकंड। ये सबको समझ में आया। सजल, उत्कर्ष, आकाश, अमन, अंकुश, विदिता, नहीं नहीं सजल, 360 रेडियन थोड़ी है बेटा वो। अरे वो 360 डिग्री होता है बेटा, वो रेडियन 360 रेडियन थोड़ी होता है। हाँ, नहीं यही यही सब चीजें सीखनी बेटा, ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो होती है। देखिए बेटा यहां समझिएगा, ये आपका 0 डिग्री और 0 रेडियन स्टार्टिंग पॉइंट।
अब मान लीजिए ये यहां पे पहुंच गया, तो ये आपका डिग्री में बात करेंगे तो 90 डिग्री, लेकिन ये आपका π/2 रेडियन। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वो बेटा अभी बताऊंगा। वेलोसिटी वाला क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। आकाश अभी 2 मिनट रुक जा, अभी आएगा वो, पहले स्पीड समझ। अभी मैंने जो फॉर्मूला लिखाया v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यहां पर ये v स्पीड है, ठीक है। हाँ ये v अभी स्पीड लेनी है आपने, डायरेक्शन के साथ अभी रिलेट करूंगा, चिंता मत कर, वो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। ओके यस बेटा, अब देखिए आप यहां पहुंच गए, ये एंगल आ गया आपका, ये एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, आप इसे कहेंगे पाई रेडियन, ठीक है। और जब आपने ये एक कंप्लीट राउंड ले लिया, कंप्लीट राउंड का मतलब होता है 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन। हाँ तभी तो वो सर्कम 2 पाई आर आती है ना। अरे ये आर्क लेंथ तो हो गई, यहां से चले घूम के एंगल कितना बनाया 2 पाई, और 2 पाई इंटू रेडियस दैट इज आर्क लेंथ। हाँ जी क्लियर है। कौन पूछ रहा था? ये सत्यम पूछ रहे थे। सत्यम और सजल दोनों डिग्री और रेडियन में आप शायद कंफ्यूज हो रहे थे, क्लियर हो गया? ओके फाइन फाइन फाइन। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बाकी आप पाई की वैल्यू डाल दीजिए 3.14। हाँ पाई कुछ अलग नहीं है यहाँ पे, वही 3.14 ही है, ठीक है। अब बेटा अगर आप इसको देखें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या आप इसे 3.14 ओके ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ये आपका ये मेथड भी बिल्कुल ठीक है, इसमें जनरली आपको इसी फॉर्म में मिलेगा, बट हो सकता है कहीं पर पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 डाल दी हो, भी आप निकाल सकते हैं। अच्छा अब आपके लिए क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे बता दीजिए, व्हाट इज ओमेगा ऑफ मिनट आर्म, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट आर्म। हाँ जी, मिनट वाली जो आर्म होती है उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? तो भाई 2 पाई, एक चक्कर लगाया कितनी देर में, मिनट वाली आर्म, हाँ जी 60 मिनट्स, 1 आवर में आ जाएगी ना कंप्लीट होके। ओके तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई बाय 3600 रेडियन पर सेकेंड। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ओके। अच्छा अब जरा मुझे बता दीजिए, एक और आर्म भी तो, वो सबसे छोटी वाली जो आर्म होती है, इसके लिए ओमेगा क्या होगी, एंगुलर क्या होगी? ये बेटा आपका आ जाएगा 2 पाई बाय, हाँ आवर आर्म कितने बार में एक चक्कर लगा लेती है? बिल्कुल सही 12 आवर। तो इसको जब आप करेंगे तो ये आपका जाएगा 2 पाई बाय 12 इंटू 3600 रेडियन पर सेकेंड। आप उसको चाहें तो कैंसिल कर लीजिएगा, 2 से जो भी कैंसिल हो रहा होगा। ये सबको समझ में आ गया?
हाँ बेटा, मेरे ख्याल से यहां से एंगुलर वेलोसिटी निकालने का मिल गया होगा। ओके, गुड गुड गुड। चलिए जरा एंगुलर वेलोसिटी और निकालते हैं। फाइंड angular velocity of Earth's spin about its axis. हाँ जी, स्पिन की हो रही है, सन के अराउंड रेवोल्यूशन की नहीं हो रही है। स्पिन जो अपनी एक्सिस पे स्पिन कर रही है, जो डे नाइट बन रहा है, उसके लिए ओमेगा अर्थ क्या आएगी? हाँ, एक राउंड में कितना टाइम लगेगा बेटा? 24 आवर। तो ये आपका हो जाएगा 2π/24 इंटू 3600 सेकेंड्स। यहां रेडी। ये समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट देखिए। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी of Earth's revolution around Sun. Omega Earth around Sun. अब बेटा एक राउंड कंप्लीट कितने में हो जाता है? अभी आपको उसे परफेक्ट सर्कुलर मोशन मान लेना है, इलिप्टिकल होते हैं, ये हमने पढ़ा है केप्लर्स लॉ में 9th में, बट अभी हमें इसे सर्कुलर मानना है। बहुत ज्यादा डेविएशन नहीं है बेटा, माइनर सा डेविएशन है। हाँ जी, 2π कितने डेज में? ओके, अप्रॉक्स लिख लेते हैं 365 डेज। तो ये आपका 2π/365 इंटू 24 इंटू 3600 रेडियन पर सेकेंड। हाँ बेटा, यहाँ किसी को किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिए। गुड। अब बेटा थोड़ी देर पहले मुझसे कोई फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये सजल कोई डाउट है या सब क्लियर है इसलिए रेजेंट किया? ओके, फाइन फाइन फाइन। अब बेटा जरा समझिएगा, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी एफ जिसे आप कहते हैं, इसकी यूनिट हमने पढ़ा था, इसकी यूनिट थी हर्ट्ज। एक्चुअल में ये फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ टर्न्स पर सेकेंड। ओके,
1 सेकेंड में कितने टर्न लिए। अब जरा सी समझना कि ओमेगा के साथ रिलेशन कैसे आया। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं 2 टर्न्स पर सेकेंड, हाँ 2 टर्न्स पर सेकेंड। तो 2 टर्न्स मतलब एक टर्न में कितना एंगल, 1 टर्न इज इक्वल टू 2 पाई। तो 2 टर्न में कितना एंगल घूम जाएगा, यूनिटरी मेथड 4 पाई, बिल्कुल बेसिक। ओके, तो बेटा आपकी ओमेगा क्या हो जाएगी, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये समझ में। अच्छा, अब हमने आपसे क्या कहा, हमने कहा 2 पाई एफ फॉर्मूला याद कर लो। तो क्या आ गया, 2 पाई इंटू 2। क्यों समझ में आया ये? तो ये जो फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी क्या है, ये मेरे ख्याल से अब सबको क्लियर हो गया होगा। यस आकाश, यही डाउट था आपका? ओके फाइन फाइन। हाँ, कुछ उत्कर्ष का मैसेज आ रहा था। ये बेटा अभी आगे बताऊंगा ये कैसे आया, ये अभी आपको बताएंगे, चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। हाँ, सब कुछ एकदम से नहीं, पहले समझ लें, नेक्स्ट क्लास में आएगा, आज नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा अभी याद कर ले, बाद में सब बताऊंगा कि कैसे आएगा। ठीक है, कोई चीज छूटेगी नहीं, इसकी चिंता मत करना, कोई चीज नहीं छूटेगी। अच्छा, एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये बेटा, हमारे पास एक वैक्यूम क्लीनर है, इस डिस्क का रेडियस आपको गिवन है, रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर का। ओके, वो रोटेट करती है ना, तो आने के लिए वो डिस्क रोटेट करती है और वो पुल करेगी। डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा वाला निकाला है। 2 तरह से होता है, एक में ब्लोअर होता है, एक वैक्यूम सक वाला होता है। ठीक है, तो उससे हमें भी मतलब नहीं है टेक्निकल पार्ट से, बस हमें ये देखना है कि वो रोटेट करेगी। तो रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर और का एक वैल्यू आपको दी हुई है 600 आरपीएम। हाँ, ये आरपीएम जो होता है ये आपको बहुत कॉमन टर्म है, ये जनरली ऐसे ही मिलेगा, राउंड्स पर मिनट। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है आरपीएस, एसआई यूनिट में। तो आप अपने आरपीएम को आरपीएस में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक, आपको मुझे बताना है व्हाट इज ओमेगा, व्हाट इज योर वेलोसिटी। ये डिस्क है, इस डिस्क में एक पॉइंट यहां पर है, तो इस पॉइंट पी की वेलोसिटी आपको बतानी है और ओमेगा बतानी है, और ये आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप एफपीएस निकालेंगे। स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, आपको बेटा आरपीएम दिया पर मिनट, तो 600 को आप डिवाइड कर देंगे 60, ये ऐसे हो जाएगा ना राउंड, और यहां की जगह 60 सेकेंड कर देंगे, तो कितना आ गया 10 आरपीएस या 10 हर्ट्ज आप कह सकते। आपकी हो जाएगी बेटा 2 पाई इंटू एफ, डाल दीजिए एफ की 2 पाई इंटू 10, ये आपकी आ गई 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। पाई की वैल्यू आप 3.14 लिख के
उसको आगे भी फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज वी? वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से तो हमारा काम चलेगा नहीं, क्योंकि हमें तो ऐसा यूनिट चाहिए होती है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 10/100 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 और हमारा आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। ये कितनों को समझ में आ गया? ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 2 पाई मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आप ओमेगा और वी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको रेडियस गिवन है तो। ठीक है जी, ओके ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखते हैं ना। सर्कल नहीं बना। ओके, ये बन गया बेटा। आपका ये क्वेश्चन है बेटा कि आपके पास 70 मीटर रेडियस का एक सर्कल है। ठीक है, एक पार्टिकल आपका पी नॉट पे था और वो इस पाथ को फॉलो करते हुए P1 तक पहुंचा। ठीक है, और इसमें उसको 100 सेकेंड का टाइम लगा। यू हैव टू फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, स्पीड and average velocity if above is the uniform circular motion। ये आपको मेंशन है कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको एंगुलर वेलोसिटी, स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। हाँ, ये वैसे 9th वाला क्वेश्चन है, आधा पार्ट इसका बस एंगुलर वेलोसिटी एक नई चीज है। क्या बात, इतना टाइम लग रहा है?
हाँ जी, क्या हुआ? सब अटक गए क्या? चलिए देखिए, अब बेटा अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ, यूनिफॉर्म है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा सीधे सीधे। अच्छा, डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया 2πr/4 और टाइम लगा 100 सेकेंड। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब 2 × 22/7 या 4 या 100, रेडियस आपको दिया हुआ है 70। भाई इसको सॉल्व करना था आपको। ये 10 आ गया, ये कैंसिल हो गया, 2 से ये कटा। हाँ जी, क्या आ गया? 1.1 आ रहा है। चेक कर लो भाई। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब बेटा बात है एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है? एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया, इनिशियल से फाइनल के बीच ये लाइन खींच दो यार। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी आपकी हो जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ये आपका आ गया 70√2 बाय टाइम लगा आपको 100 सेकेंड। ये ठीक है बेटा, पाइथागोरस लगा दी। ओके, तो ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। हाँ, 7 × 1.414 करेंगे 10 मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली। चेक कर लो। ठीक, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7√2/10 मीटर पर सेकेंड, और नहीं तो √2 की वैल्यू डालिएगा 1.414, आंसर आ जाएगा। अब बात आई बेटा एंगुलर वेलोसिटी की। हाँ, एंगुलर वेलोसिटी में आपको कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं है। देखिए आपको टाइम कितना लग रहा है, यहां से यहां तक 100 सेकेंड लगा, तो टोटल टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बेटा? एक राउंड में 400 सेकेंड लगेंगे। ये समझ में आ रहा है? अरे क्वार्टर टर्न 100 सेकेंड में कंप्लीट किया तो एक टर्न 400 सेकेंड में कंप्लीट करेगा। ठीक है, ओके, तो 2π/400 रेडियन पर सेकेंड ये हमारा, हाँ जी, क्या आ गई? एंगुलर वेलोसिटी आ गई। ये आपका है बाय 200 रेडियन पर सेकेंड, दैट इज योर ओमेगा। अब आप चेक भी कर सकते हैं, v = r ओमेगा से आप चेक भी कर सकते हैं इसको। अच्छा, 400 वाला। हाँ, यहां पर देखिए, यहां से शुरू हुआ बेटा, यहां से इधर जाने में कितना टाइम लगा? 100 सेकेंड, ये गिवन है। ओके, अब ये क्वार्टर टर्न में कितना टाइम लगेगा? फिर से 100 सेकेंड, तो टोटल मिला के कितना होगा? 200, 300, 400।
तो एक राउंड में कितना टाइम लगा? 8 सेकेंड। ठीक है, ये सिंपल तरीका बताया। बाकी आपको कैसे करना है, आप ये कहते हैं सर ये नहीं करना चाहते, सपोज आपने कहा सर नहीं नहीं हमें ये मेथड नहीं करना, तो हम क्या करेंगे देखिएगा। ये हमारे पास एक सर्कल था, यहां से यहां पहुंचा, एंगल कितना हो गया बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज π/2, तो आप कहोगे π/2 डिवाइडेड बाय 100 सेकेंड्स। ये समझ में आया? ऐसे लिख लो, π/200 रेडियन पर सेकेंड, तब भी आंसर यही आएगा, चेंज इन एंगल ओवर चेंज इन टाइम। ठीक है जी। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्लास में जो चीज होनी है उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा ना होमवर्क दे रहा हूं। हाँ, हमारे पास एक सर्किल हमें दिया हुआ है, ये सेंटर रहा। ठीक है, तो बेटा एक हमें सर्किल दिया हुआ है, इस पे हमारा पार्टिकल P0 से स्टार्ट करता है और किसी टाइम पर ये PT पोजीशन पर पहुंच जाता है। ओके, at time t पोजीशन इज PT। ठीक है, अब आप इसका रेडियस R ले लीजिए और साथ में आपको गिवन है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यहां से आप सीधे सीधे लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। ये किसी को डाउट तो नहीं बेटा? अब देखिएगा यहां से मैं लिख दूंगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक तो ये चीज आपको गिव। अब आपको करना क्या है, आपको ये पोजीशन वेक्टर निकालना है। इसको ओरिजिन ट्रीट कर लेते हैं, सेंटर को, और ये P पॉइंट के PT के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं, x, y, इन टर्म्स ऑफ R एंड थीटा। हाँ, कंपोनेंट्स बेटा, एक कंपोनेंट ये आएगा और एक ये आएगा। तो जरा देखें क्या आएंगे, x की वैल्यू क्या आई बेटा? R cos थीटा, और y की वैल्यू आई R sin थीटा। कितने लोगों को यह समझ में आया? x इज इक्वल टू R cos थीटा एंड y इज इक्वल टू R sin थीटा। x ये रहा आपका और y ये रहा। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं पॉइंट PT के पोजीशन वेक्टर लिखूं, PT का वेक्टर, वेक्टर R, हाँ वेक्टर R मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रहा बेटा मेरा वेक्टर R, ये पोजीशन वेक्टर R है। इसको मैं कैसे लिखूंगा? R cos थीटा I कैप प्लस R साइन थीटा J कैप। ये समझ में आया? देखिए मैंने रेडियस और थीटा के टर्म्स में अपने x और y को डिफाइन कर दिया,
ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। आपका होमवर्क ये है कि आपको वेलोसिटी निकालनी है और आपको एक्सेलरेशन निकालना है। और नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसको क्लास में भी करेंगे। प्लीज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लेस कर लीजिएगा। ओके, तो यहां पर आप थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी रखेंगे और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ आर एंड टी। तब आपको ये थोड़ी सी चीज समझ में आएगी कि ये हो क्या रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए होमवर्क। चलिए फिर आज के लिए काफी है, बाय बाय।